हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। लास्ट क्लास में हमने मॉडरेट पॉलिटिक्स डिस्कस की थी, मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिस्कस किया था एंड उसमें हमने देखा था कि मॉडरेट पॉलिटिशियंस ने जो क्रिटिक प्रेजेंट किया था कॉलोनियल रूल का, उसी से प्राइमरीली कंडीशंस जनरेट हो गई थी फॉर द राइज ऑफ अ ऑल टुगेदर डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, जिसे हम एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स बोलते हैं। तो आज की क्लास में हम यही टॉपिक स्टार्ट करेंगे, द एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया। टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, ये 2 क्लासेस में कवर होगा, 2 पार्ट्स में हम ये कवर करेंगे। बेसिकली इसमें ये 4 चीज़ें हमने कवर करनी है। एक तो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म, जिस तरह से हमने फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म देखे थे, अब हम देखेंगे कि क्या एडिशनल फैक्टर्स थे जिन्होंने हमारी पॉलिटिक्स का रुख बदला, मॉडरेट से एक्सट्रीमिज्म की तरफ जो शिफ्ट आया, किन फैक्टर्स की वजह से आया, उन्हें थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। देन द एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस के अंदर किस तरह से एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का राइज हुआ एंड उन्होंने क्या पॉलिसीज अडॉप्ट की, क्या उनकी चेंज डिमांड्स थी, क्या उनके चेंज ऑब्जेक्टिव्स थे एंड किस तरह से वो सक्सेसफुल हुए, टू व्हाट एक्सटेंट वर दे सक्सेसफुल, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। देन अब नाउ दैट पॉलिटिक्स इन इंडिया एक डिफरेंट टर्न ले रही थी, मॉडरेट टू एक्सट्रीमिज्म एक शिफ्ट आ रहा था, तो गवर्नमेंट किस तरह से इस चीज़ को रिस्पॉन्ड कर रही थी। तो उसमें प्राइमरीली 2 तरह की पॉलिसीज़ हम डिस्कस करते हैं। एक तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ये जो क्लासिक पॉलिसी है, डिवाइड एंड कंकर, ये पॉलिसी गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है 2 लेवल्स पे। एक तो मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिज्म के बीच में एक शिज़म सी क्रिएट करने की कोशिश करती है अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू। ऐसा नहीं है कि कोई इंटेलिजेंस इन्होंने बंदे लगा दिए थे, स्पाइस लगा दिए थे ताकि इनका इनकी ऑर्गेनाइजेशन स्प्लिट हो जाए, बस अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू इन्होंने मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिज्म के बीच में शिज़म डालने की कोशिश की। इसी तरह से मुस्लिम्स एंड हिंदूज़ के बीच में एक शिज़म क्रिएट करने की कोशिश की गई अपनी डिवाइसिव पॉलिसीज़ के थ्रू। मुस्लिम्स को बोला कि तुम अपनी सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बना लो, इस तरह की एक्टिविटीज़ इनकरेज करनी स्टार्ट की। देन रिफॉर्म्स जो इंट्रोड्यूस किए 1909 में, उन्होंने मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए। तो इन पॉलिसीज़ को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी की, अगर तो तुम हमारी बातें मानोगे तो हम आपको रिवॉर्ड देंगे एंड अगर आप हमें अपोज करोगे तो हम स्टिक देंगे, आपको डंडा देंगे, तो यानी कि पनिशमेंट्स वगैरह देंगे, हार्श एटीट्यूड अडॉप्ट करेंगे। तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्स को हम स्टडी करेंगे। लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। जब पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म से बात नहीं बनेगी, पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट फेल हो जाता है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, तो जो यूथ ऑफ इंडिया होता है थोड़ा सा रेस्टलेस हो जाता है एंड वो वायलेंट एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करना स्टार्ट करता है एंड ताकि ब्रिटिश को टेरराइज किया जा सके इन लीविंग इंडिया। तो फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का राइज होता है इसी पीरियड के दौरान। तो ये हमारे बेसिकली डोमेन रहेगा इसमें एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स वाले टॉपिक में। 2 पार्ट्स में, जैसे मैंने आपको बताया, हम इसे स्टडी करेंगे। आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे ये 2 टॉपिक्स कंप्लीट करें एंड देन द रिमेनिंग 2 टॉपिक्स वुड बी कवर्ड इन द नेक्स्ट क्लास। तो पहले बात करते हैं फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया। अब इसमें इट गोज़ विदाउट सेइंग कि वो जो सारे सेट ऑफ फैक्टर्स थे जिनकी वजह से राइज ऑफ नेशनलिज्म हो रहा था, वो सारे फैक्टर्स तो यहाँ भी ट्रू हैं। इन जनरल राइज ऑफ नेशनलिज्म तो उन फैक्टर्स की वजह से हो ही रहा था। पॉलिटिकल यूनिटी है, वेस्टर्न एजुकेशन है, रेलवेज़ हैं, या इस तरह की जो चीज़ें हैं, रोल ऑफ प्रेस है। अब ऐसे एडिशनल क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये रुख चेंज हुआ हमारी पॉलिटिक्स का, मॉडरेट्स टू एक्सट्रीमिज्म ये शिफ्ट आया। सबसे पहला तो इसमें रोल ऑफ मॉडरेट्स ही आ जाएगा। अभी जस्ट मैं एन्यूमरेट कर रहा हूँ, मैं डिस्कशन करूँगा इन पॉइंट्स के ऊपर। फेलियर ऑफ मॉडरेट्स टू गेट देयर डिमांड्स एड्रेस्ड, फिर रिकग्निशन ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल, इसमें भी अब मेन रोल तो मॉडरेट्स ने ही प्ले किया था, उन्हीं ने एक्सपोज किया था भाई ब्रिटिश रूल की ट्रू नेचर क्या है। ग्रोथ ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड एंटी वेस्टर्न फीलिंग, इस दौरान काफ़ी जैसे जो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स थी इस टाइम पे जो डेवलप होती हैं इन दी सेकेंड फेज, इन दी सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, ये फोकस करती हैं ग्रोथ ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर कि इंडियंस दे शुड फील गुड अबाउट देयर पास्ट। ऐसा नहीं है कि जैसे ब्रिटिश बोल देते हैं कि तुम्हारे पास्ट में कुछ नहीं है, तुम्हारी बैकवर्ड सिविलाइजेशन है, तुम इन्फीरियर लोग हो। तो इन रिफॉर्म मूवमेंट्स ने हमें बताया कि हमें सिखाया कि ऐसा नहीं है, हमें अपने पास्ट को थोड़ा सा गर्व से देखने की ज़रूरत है। क्या अच्छा है हमारा पास्ट,
कि वैदिक टाइम्स को अगर हम देखें तो अच्छे टाइम्स थे। जैसे स्वामी दयानंद ने इस टाइम पे डायलॉग दिया बैक टू वेदास। तो ग्रोथ ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड एंटी वेस्टर्न फीलिंग, ये जो हम बोलते होते थे कि यार इससे प्रीवियस वाले फेज़ में, मॉडरेट्स वाले फेज़ में, कि अगर हमने तरक्की करनी है, मॉडर्निटी को अगर हम तलाशते थे तो हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन में मॉडर्निटी को तलाशते थे, इस चीज़ को अपोज किया। तो थोड़ा करेंगे इसके ऊपर डिस्कशन हम। इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेशनल इवेंट्स, कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स ऐसे हुए इस टाइम पे जिन्होंने हमारे नेशनलिस्ट को एनकरेज किया टू अडॉप्ट अ रेडिकल पाथ। किस तरह के इवेंट्स थे? इटली को डिफीट कर दिया था, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। चाइनीज़ रेवोल्यूशन होती है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, टर्की में रेवोल्यूशन आ रही होती है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो उन सारे इवेंट्स ने भी हमारे नेशनलिस्ट को इंस्पायर किया। रिप्रेसिव रिजीम ऑफ लॉर्ड कर्जन, जिस तरह से हमने पहले देखा था रिप्रेसिव रिजीम ऑफ लॉर्ड लिटन वॉज रिस्पॉन्सिबल, पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म, उसी तरह से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिएक्शनरी रिजीम ऑफ लॉर्ड कर्जन, इन्होंने काफ़ी ऐसे स्टेप्स लिए जिन्होंने नेशनलिस्ट के पीपल ऑफ इंडिया के सेंटीमेंट्स को, पॉलिटिकल सेंटीमेंट्स को हर्ट किया एंड उन्हें लाइक एक उस क्रिस्टलाइजेशन में मदद की टू मॉडरेट्स टू एक्सट्रीमिज्म। तो इन्होंने क्या स्टेप्स लिए, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, जिनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे जो हेटेड स्टेप था दैट वाज पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो ये जस्ट एन्यूमरेशन ऑफ द फैक्टर्स है दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म। अब इनके ऊपर हम वन बाय वन करके डिस्कशन करते हैं। पहली अगर हम बात करें, फेलियर ऑफ द मॉडरेट्स टू गेट देयर डिमांड्स एड्रेस्ड। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि मॉडरेट्स की बहुत ही मॉडरेट सी डिमांड थी, ऐसा कोई वो रेडिकल चीज़ डिमांड नहीं कर रहे थे, वो कोई क्लिनिकल सेपरेशन फ्रॉम ब्रिटेन नहीं डिमांड कर रहे थे, वो ऐसा कोई ऑटोनॉमी या सेल्फ रूल भी डिमांड नहीं कर रहे थे। वो तो सिर्फ उसी गवर्निंग स्ट्रक्चर में थोड़े बहुत मॉडरेट से रिफॉर्म्स डिमांड कर रहे थे। इतने मॉडरेट रिफॉर्म्स भी, इतनी मॉडरेट डिमांड्स भी मॉडरेट लीडर्स अपने मॉडरेट मेथड्स के थ्रू अचीव नहीं कर पाए। तो कहने का मतलब यह है कि उस टाइम पे जो फिर नए लीडर्स, यंग लीडर्स आ रहे थे पॉलिटिक्स में, वो रियलाइज़ करते हैं कि मॉडरेट पॉलिटिक्स अपने डेड एंड पे पहुंच गई है। डेड एंड ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ मेंडिकेंसी। मेंडिकेंसी मतलब बोला भीख मांगने की पॉलिटिक्स, कि क्या हम ऐसे भीख मांगते रहते हैं कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ ऐसा एक छोटा सा रिफॉर्म कर दो। रिफॉर्म भी इतना छोटा सा माइनर सा डिमांड करना है कि यार इंडियनाइजेशन कर दो थोड़ी सी, वो भी इतना प्लीज़ 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 करके भीख मांग के आपने करना है। अपने देश में हम बैठे हैं, हम हक से मांगेंगे। जैसे तिलक बोलते हैं, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। एक्सट्रीमिस्ट लीडर लोकमान्य तिलक कहते स्वराज मेरा सेल्फ रूल मिला, मेरा बर्थ राइट है, मैं उसके लिए भीख थोड़ी मांगूंगा। आई शैल हैव इट, मैं लेके रहूँगा, कि उसके लिए मुझे रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है किसी को। तो उस टाइम पे जो लीडर्स, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, यंग लीडर्स राइज होते हैं, वो रियलाइज़ करते हैं कि पॉलिटिक्स ऑफ मेंडिकेंसी अपने डेड एंड पे पहुंच चुकी है, तो हमें कुछ नई टेक्निक्स अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, नए मेथड्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे। फिर रिकग्निशन ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इसमें तो प्राइमरली रोल रहा है मॉडरेट्स का। मॉडरेट्स ने ही तो इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म देके इस ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल को एक्सपोज किया है। लेकिन हमने लास्ट क्लास में देखा था कि ये मॉडरेट्स की वीकनेस थी कि इन्होंने एंगर तो जनरेट की लोगों के अंदर अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, लेकिन उस एंगर को वो चैनलाइज नहीं कर पाए इनटू अ ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट। ये काम करते हैं अब एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, वो कहते हैं हम लोगों को एसोसिएट करते हैं अपने साथ, थोड़ा सा लाइक एक्सपेंशन ऑफ द बेस ऑफ नेशनलिज्म करते हैं। तो इन्होंने एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर को एक्सपोज किया, अनडेमोक्रेटिक नेचर ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया को अपोज किया, जिसकी वजह से जिससे इन्होंने ट्रू नेचर को एक्सपोज किया। अब ये कहते हैं कि यार तुम्हारा इतना रिप्रेसिव रिजीम है, तुमने इंडिया के लोगों को कोई सिविल लिबर्टीज़ नहीं दे रखी। जैसे हमने देखा था कि वन ऑफ द डिमांड्स ऑफ मॉडरेट्स वाज कि इंडियंस को सिविल लिबर्टीज़ मिलनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होनी चाहिए, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस वगैरह होनी चाहिए। लेकिन कॉलोनियल सरकार किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, वो सेडिशन जैसे जो पीनल प्रोविजंस है वो इंट्रोड्यूस कर देती है। 1897 में
लोकमान्य तिलक, ही वॉज अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ सेडिशन। उन्होंने अपनी स्पीचेस के थ्रू, उनके ऊपर चार्ज था कि उन्होंने अपनी स्पीचेस के थ्रू लोगों को इंसाइट करने की कोशिश की है अगेंस्ट द ब्रिटिश सरकार, एंड उन्हें सज़ा भी सुनाई गई थी इस केस में। तो कॉलोनियल सरकार ने इतने रिप्रेसिव लॉज इंट्रोड्यूस किए हुए थे। अब इन लॉज को अगर हमने अपोज करना है तो थोड़ी सी डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स की ज़रूरत थी। तो ये वन ऑफ द मेन कॉजेज था फॉर द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया। अगला, जैसे मैं डिस्कस कर रहे थे हम, ग्रोथ ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड एंटी वेस्टर्निज्म। नाउ देयर वाज इंक्रीजिंग ओपोजिशन टू द आइडिया दैट modernity should be equated to the things that were prevalent in western civilization। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें वेस्ट में हो रही हैं, जिस तरीके से वेस्ट में हो रही हैं, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को हम मॉडर्न कह सकते हैं। देयर वॉज एन अटेम्प्ट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 19th सेंचुरी के एंड के अराउंड, मतलब जब टर्न ऑफ द सेंचुरी हुआ है, उस टाइम के अराउंड इंडियन थिंकर्स, इंडियन पॉलिटिशियंस, इंडियन स्कॉलर्स ने हमारी ही सिविलाइजेशन से इंस्पिरेशन लेके मॉडर्निटी को तलाशने की कोशिश की है कि किस तरह से हम मॉडर्न चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम हमारा अपना कल्चर। जैसे इसमें रविंद्रनाथ टैगोर के ब्रदर थे अवनिंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने नई पेंटिंग फॉर्म्स पॉपुलराइज करवाई, अगेन टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द इंडियन कल्चर। ऑफ कोर्स थोड़ा सा इन्फ्लुएंस उन्होंने यूरोपियंस का भी ले लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्योंकि यूरोप में कोई चीज़ हो रही है इसलिए वो मॉडर्न है। इस आइडिया को अपोज करते हैं इस टाइम पे जो पॉलिटिशियंस का राइज होता है, जो स्कॉलर्स का राइज होता है। देयर वॉज अ रिकग्निशन दैट वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज़ इंटेलेक्चुअली इंस्लेव्ड अस। हम कल बात कर रहे थे इस टॉपिक की कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, गोरों ने इंडिया आके, ब्रिटिश सरकार ने इंडिया आके क्या किया था, हमारे माइंड्स के ऊपर अपनी एक मेंटल हेजेमनी सी क्रिएट कर ली थी, अपनी एक मॉरल सुपीरियोरिटी सी क्रिएट कर दी थी। हमें बोल बोल के, यार तुम्हारी इन्फीरियर सिविलाइजेशन है, हमारी बेटर सिविलाइजेशन है, देखो हम तुम्हारे लिए ये लेके आए हैं, हम तुम्हारे लिए पोस्टल सिस्टम लेके आए हैं, हम तुम्हारे लिए रेलवेज लेके आए हैं। तो उन्होंने एक अपनी हेजेमनी सी क्रिएट कर ली थी हमारे माइंड्स के अंदर। इंटेलेक्चुअल स्लेवरी हो रही थी, इंटेलेक्चुअली इंस्लेव किया हुआ था हमें। यही चीज़ अपोज की जाती है, ना ही सिर्फ मॉडरेट पॉलिटिशियंस के द्वारा, बल्कि जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, जो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इस टाइम पे राइज होती हैं, उन रिफॉर्मर्स ने भी इस चीज़ को अपोज किया, इंटेलेक्चुअल स्लेवरी को। भाई आप अपने कल्चर को थोड़ा गर्व से देखो। ग्रोथ ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, कि हमारी सिविलाइजेशन इतनी भी बुरी नहीं है जितनी ये वेस्टर्न कॉलोनियल स्कॉलर्स हमें बता रहे हैं। ठीक है, थोड़े बहुत इविल्स हैं, उन्हें हम रिमूव कर रहे हैं, उसकी हम काफ़ी टाइम से ही कोशिश कर रहे हैं उन इल्स को रिमूव करने की, लेकिन ऐसा नहीं है कि देयर इज़ नथिंग गुड इन आवर सिविलाइजेशन। वी नीड टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम आवर ओन सिविलाइजेशन। आत्मनिर्भर भारत बनाना है, सेल्फ रिलायंस होनी चाहिए। कल्चरल नेशनलिज्म जिसकी हम बात कर रहे थे, रिस्पेक्ट फॉर एंड इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज पास्ट, इंडियाज कल्चर। रिस्पेक्ट भी करनी है हमारे अपने पास्ट की, हमारे अपने कल्चर की, उससे इंस्पिरेशन भी लेनी है। जो रिफॉर्मर्स इस टाइम पे प्रोमिनेंस में थे, स्वामी विवेकानंद जिन्होंने रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मठ बनाई है, की इस्टेब्लिशमेंट की है। स्वामी दयानंद जिन्होंने आर्य समाज की फाउंडेशन की थी 1875 बॉम्बे में। बंकिम चंद्र चटर्जी जिनका फेमस हमने बुक पढ़ी थी आनंद मठ, जो कि सन्यासी रिवोल्ट के ऊपर, मतलब उनका थीम था इस बुक में। एंड इसी बुक से हमने वो भारत माता एंड जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, उसकी इमेजरी हमने बंकिम चंद्र चटर्जी के ही आनंद मठ वाले नोवेल से हमने एक्सट्रैक्ट की है। Correspondingly, there was growth of confidence and self-respect among the Indians। अब इन सब चीज़ों का कलेक्टिव रिजल्ट क्या हुआ कि there was growth of confidence and self-respect among the Indians। फिर influence of some international events। इस टाइम पे कोइंसिडेंटली इंटरनेशनली कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिन्होंने हमें इंस्पायर किया, जैसे कि राइज ऑफ जापान एंड इट्स डिफीट ऑफ रशिया इन 1905। यूरोपियंस जब इंडिया आते हैं, वो जैसे वही हम बात कर रहे थे
कि वाइट मैन्स बर्डन लेके आए हैं कि हम सुपीरियर लोग हैं, तुम इन्फीरियर लोग हो। हम तो तुम्हारे देशों में इसलिए आए हैं ताकि हम तुम्हारे बैकवर्ड सिविलाइजेशन को थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर सकें, सिविलाइज कर सकें। सिविलाइजिंग दी बैकवर्ड रेसेस ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, इस पर्पज से हम लोग आए हैं। तुम्हारी सिविलाइजेशन में तो कुछ भी अच्छा नहीं है, तुम कहाँ इक्वेट कर सकते हो अपने आप को हमारे साथ, तुम कहाँ मुकाबला कर सकते हो हमारे साथ। अब इसी चीज़ को निगेट करता है जापान। छोटू सा पिद्दू सा एशियन देश है, एशियाटिक ड्वार्फ कहते थे उन ज़मानों में जापान को, कि बौना सा देश है, छोटू सा पिद्दू सा देश है। लेकिन 1868 ऑनवर्ड्स जापान में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का राइज होता है। जापान में मतलब पॉलिटिकल रिफॉर्म्स वगैरह होते हैं, मेजी रेस्टोरेशन होती है जिसे हम वर्ल्ड हिस्ट्री में स्टडी करेंगे। लेकिन उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सेट इन होती है जापान में। वहाँ से जापान का पॉलिटिकल राइज एज वेल एज इकोनॉमिक राइज स्टार्ट होता है। एंड ये राइज इतना कैटास्ट्रॉफिक होता है कि 1905 में दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट लैंड बेस्ड एम्पायर था उन ज़मानों में, द रशियन एम्पायर। 1904-5 में इनकी लड़ाई होती है एंड जापान एक पुद्दू सा छोटू सा एशियन देश एक यूरोपियन पावर को हरा देता है। इसने क्या किया, मिथ ऑफ यूरोपियन इनविंसिबिलिटी को शटर कर दिया कि यूरोपियंस को कौन हरा सकता है, हम एशियन तो बहुत बैकवर्ड हैं। ये कह रहे कि सब एक मिथ थी, एक ऐसी भावना प्रोपोगेट की जा रही थी, इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। साबित करके दिखा दी है जापान ने, जिसने रशिया को हरा दिया 1905 में। इसी तरह से एक और इंसिडेंट है अफ्रीका के केस में। इटली वॉज डिफीटेड बाय इथोपिया इन 1896, बैटल ऑफ अदोवा काफ़ी फेमस है, वर्ल्ड हिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं। तो इसमें एक यूरोपियन पावर वॉज डिफीटेड बाय एन अफ्रीकन पावर इन 1896। इसने भी वही काम किया। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें हराया नहीं जा सकता, इससे इटली की काफ़ी थू हुई थी यूरोपियन पॉलिटिक्स में, यार ये बेइज्जती करा रहा है हमारी, अफ्रीकन से हार गया। तो बट द पॉइंट इज के वो जो एक हेजेमनी, मेंटल हेजेमनी सी क्रिएट की हुई थी कि हम सुपीरियर हैं, तुम सब इन्फीरियर हो, हम तुम्हें सिविलाइज करने के लिए आए हैं, वो जो मिथ था वो शटर हो रहा था। और भी इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे काफ़ी दुनिया में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स का राइज हो रहा था। जैसे आयरलैंड में उस टाइम पे सिन फिन मूवमेंट चल रही थी। आयरलैंड भी उस टाइम पे कॉलोनाइज्ड बाय इंग्लैंड था, कॉलोनाइज्ड बाय ब्रिटेन था। तो आयरलैंड वाले ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स कर रहे थे। सिन फिन मूवमेंट चल रही थी उस टाइम पे आयरलैंड में। रशिया में 1905 के अराउंड जब जापान ने रशिया को हरा दिया तो डोमेस्टिक कंडीशंस इतनी ख़राब होगी कि रशिया में एक डोमेस्टिक रेवोल्यूशन आ जाता है, छोटा सा, हालांकि ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता। बट द पॉइंट इज के रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स दुनिया में चल रही थी। चाइनीज़ रेवोल्यूशन हो रहा था इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, चाइनीज़ रेवोल्यूशनरीज भी अपनी मूवमेंट्स वगैरह कर रहे थे। इजिप्ट में, टर्की में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स का राइज हो रहा था। अब ये सारे इंटरनेशनल इवेंट्स हमारे नेशनलिस्ट को भी इंस्पायर कर रहे थे, भाई हम भी तो ब्रिटिश रूल को हमें भी तो ब्रिटिश रूल को अपोज करना चाहिए। तो अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म। फिर द रिप्रेसिव रिजीम ऑफ लॉर्ड कर्जन, इन्होंने कुछ सेट ऑफ लॉज या कुछ स्टेप्स लिए जिन्होंने नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स को हर्ट किया एंड नेशनलिज्म का रुख बदलने में कंट्रीब्यूट किया। अब लोगों को लगा कि यार अग्रेसिव मेथड्स के थ्रू सरकार को अपोज करना पड़ेगा, मॉडरेट मेथड से बात नहीं बनेगी। मॉडरेट्स डिमांड कर रहे थे कि लोकल बॉडीज़ को पावर और ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए। लेकिन लॉर्ड कर्जन क्या करते हैं, 1899 में कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट पास करते हैं जिसमें लोकल बॉडीज़ की पावर्स को कर्ब किया गया था कि लोकल लेवल पे भी जो पॉलिटिशियंस थे उनकी पावर्स छीनने की कोशिश की गई थी, उनके ऊपर चेक रखने की कोशिश की गई थी इस कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट द्वारा। ये तो मतलब उल्टा ही हो रहा है। जो हम रिफॉर्म कर रहे हैं उसको स्टेटस को तो क्या मेंटेन करना है उनके और उसका उल्टा टू दी बिल्कुल उसके ओपोजिट स्टेप्स लिए जा रहे हैं। इसी तरह से लॉर्ड कर्जन 1901 में एक पुलिस कमीशन अपॉइंट करते हैं अंडर सर एंड्रयू फ्रेजर। ये पुलिस कमीशन आप याद रखेंगे, एंड्रयू फ्रेजर कमीशन भी आप याद रखेंगे। किस इशू पे अपॉइंट किया गया था, पुलिस रिफॉर्म्स के कंटेक्स्ट में अपॉइंट किया गया था। किसने अपॉइंट किया, लॉर्ड कर्जन ने 1901 ने।
इसी पुलिस कमीशन की रिकमेंडेशंस के बेसिस पे हर प्रोविंस में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स इस्टेब्लिश किए गए। सेंटर लेवल पे क्रिमिनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया गया। सेंटर लेवल पे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जो कि लाइक सीक्रेट स्पाइज वगैरह होंगे जो नज़र रखेंगे गतिविधियों के ऊपर, पॉलिटिकल गतिविधियों के ऊपर। प्रोविंशियल लेवल पे इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स होंगे अगेन, जिनका काम था जो अग्रेसिव पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, रेडिकल पॉलिटिक्स हो रही है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसे थोड़ा सा कर्ब किया जाए। तो ये आप याद रखेंगे। पुलिस कमीशन अंडर सर एंड्रयू फ्रेजर, जिस तरह से लॉर्ड लिटन ने 1877 में क्वीन विक्टोरिया के लिए एक बहुत शाही दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया था, उसी तरह से अब क्वीन विक्टोरिया की डेथ के बाद अगले जो किंग होते हैं उनकी कोरोनेशन के लिए, उसको कमेमोरेट करने के लिए लॉर्ड कर्जन दिल्ली में अगेन एक दरबार ऑर्गेनाइज करवाते हैं 1903 में। तो पॉइंट वही होता है कि इतना वेस्टफुल एक्सपेंडिचर क्यों किया जा रहा है, इतना लाइक दुनिया का सबसे शाही दरबार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, प्रॉपर लाइक इतना खर्चा किया जा रहा है, एलिफेंट्स वगैरह एंड व्हाट नॉट, ऑल सॉर्ट ऑफ लग्जरीज यहाँ पर स्पेंड की जा रही हैं एंड लोगों के भलाई के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए कोई खर्चा किया नहीं जा रहा है। इसने नेशनल सेंसिबिलिटीज़ को हर्ट किया। हम बात कर रहे थे सिविल लिबर्टीज़ की, यहाँ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट पास किया जा रहा है ताकि इंफॉर्मेशन के ऊपर शिकंजा कसा जा सके। आज भी ये एक्ट खैर चल रहा है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, कॉलोनियल एरा लॉज आज भी हमारे कंटिन्यू हो रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे नेशनलिस्ट ने अपोज किया था इस एक्ट को, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ऑफ 1904। यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, जो यूथ ऑफ इंडिया था इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो ज़्यादा अट्रैक्टेड था टूवर्ड्स दी रेडिकल आइडियाज़। तो यूथ की एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखने के लिए इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ एक्ट पास किया इन 1904। तो उससे भी नेशनल सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। लास्ट वॉज पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। ये लास्ट स्ट्रॉ था जिसने मतलब सारी हदें ही पार कर दी। द पीपल ऑफ इंडिया, the nationalist people of India, they could see कि ये partition of Bengal is just a ploy, it's just a tool to divide Hindus and Muslims। हमारी nationalist movement की growth हो रही है, rise हो रहा है and इसी nationalism को weak करने के लिए लॉर्ड कर्जन partition of Bengal करते हैं। तो उसने और ज़्यादा galvanize किया, instead of breaking the back of nationalism, इसने nationalism को और ज़्यादा strengthen किया, क्योंकि लोग समझ पा रहे थे कि अब किन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश कर रही है ब्रिटिश सरकार या लॉर्ड कर्जन। तो उन्होंने और ज़्यादा नेशनलिज्म में कंट्रीब्यूट किया, रादर रेडिकल फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया। तो ये कुछ स्टेप्स थे लॉर्ड कर्जन के जो आप याद रखेंगे। अदरवाइज भी इंडिविजुअली भी ये सारे जो स्टेप्स हैं ये आप याद रखेंगे कि ये लॉर्ड कर्जन के साथ एसोसिएटेड है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट किसके टाइम पे आया, यूनिवर्सिटीज़ एक्ट किसके टाइम पे आया, कोरोनेशन दरबार एडवर्ड 7 के लिए किसके टाइम पे ऑर्गेनाइज किया गया। अब वो एक 1877 वाला दरबार क्वीन विक्टोरिया के लिए, एडवर्ड 7 के लिए कोरोनेशन दरबार लॉर्ड कर्जन ने ऑर्गेनाइज किया। तो ये इन्फॉर्मेशन आप अदरवाइज फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखेंगे। तो अब हम बात करते हैं लाइक यहाँ तो हमारे ख़त्म होते हैं फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज़म। अब हम बात करते हैं कांग्रेस के अंदर किस तरह से राइज ऑफ एक्सट्रीमिज़म हुआ। इस टॉपिक को भी फर्दर हम पार्ट्स में स्टडी करेंगे। पहले तो हम इम्पोर्टेंट लीडर्स देखेंगे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देन हम देखेंगे कि क्या इन लीडर्स की चेंज्ड डिमांड्स एंड मेथड्स थी, डिमांड्स में क्या चेंजेस आए एंड मेथड्स में क्या चेंजेस आए। क्या वो कह रहे थे कि अब किस तरह से हम अपनी डिमांड्स अचीव करेंगे एंड हाउ वर दे डिफरेंट फ्रॉम द मॉडरेट डिमांड्स एंड मेथड्स। देन पार्टीशन ऑफ बंगाल को हम डिटेल में स्टडी करेंगे क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा बूस्ट दिया है एक्सट्रीमिज़म को। रादर एंटी पार्टीशन मूवमेंट एक ब्रॉड बेस स्वदेशी मूवमेंट की फॉर्म इख्तियार कर लेती है। तो इन दोनों के बारे में हम स्टडी करेंगे, एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल एज वेल एज द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट्स। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो राइज ऑफ एक्सट्रीमिज़म वाला फेज था इसका लाइक एक क्रिसेंडो सा बिल्ड होता है, लेकिन अपनी लॉजिकल कल्मिनेशन पर पहुंचने की बजाय इसका एक एंटी क्लाइमैक्स सा हो जाता है। सारी कांग्रेस एज एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सट्रीमिज्म की तरफ कन्वर्ट होने की बजाय क्या होता है, कांग्रेस एज एन ऑर्गेनाइजेशन में स्प्लिट आ जाता है।
बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। जो पुराने ट्रेडिशनल लीडर्स होते हैं, दे वर नॉट हैप्पी विद द चेंजिंग टैक्टिक्स ऑफ द लीडर्स, कि रेडिकल डिमांड्स हैं, रेडिकल मेथड्स हैं, इन चीज़ों से पुराने वाले जो मॉडरेट लीडर्स थे, दे वर नॉट वेरी हैप्पी। तो उससे क्या हुआ, अल्टीमेटली एक स्प्लिट हो जाता है कांग्रेस में, एंड एज अ होल नेशनल मूवमेंट का थोड़ा सा डिक्लाइन हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट फिर इस अपॉर्चुनिटी को बहुत दोनों हाथों से ग्रैब कर लेती है कि चलो ठीक है, कांग्रेस में थोड़ी सी वीकनेस आई है, हम मॉडरेट्स को सपोर्ट कर देते हैं, एक्सट्रीमिस्ट लीडर सबको अरेस्ट कर लेते हैं। तो सरकार ने हमारे स्प्लिट का फ़ायदा उठा के हमारी ही नेशनल मूवमेंट को सप्रेस कर दिया इन अ वे। तो ये टॉपिक्स हमने स्टडी करने हैं इस टॉपिक में, एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ कांग्रेस के अंदर। बाकी सरकार के रिस्पांस को तो डिटेल में हम अगले में स्टडी करते हैं, व्हाट वाज द गवर्नमेंट रिस्पांस टू द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म। तो स्टार्ट करते हैं पहले लीडर्स के साथ। अब 3 फेमस लीडर्स के नाम आप याद रखेंगे राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म में, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। इनके साथ आप एक और नाम याद रखेंगे, अरबिंदो घोष। ये लाला लाजपत राय गोज विदाउट सेइंग पंजाब वाले रीजन में एक्टिव थे, बाल गंगाधर तिलक बॉम्बे प्रेसिडेंसी प्रेजेंट डे महाराष्ट्र वाले रीजन में एक्टिव थे, बिपिन चंद्र पाल एंड अरबिंदो घोष ये बंगाल वाले रीजन में एक्टिव थे। यही जो 3 रीजन्स थे, ये ज़्यादा एक्टिव रीजन्स थे एज फार एज एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स वॉज कंसर्न। बाकी सारे इंडिया में अभी एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स धीरे धीरे पॉपुलराइज होगी, लेकिन पंजाब, महाराष्ट्र एंड बंगाल वाले रीजन में ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी इस नई फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स की, जिसे हम एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स बोलते हैं। अब इन्हीं लीडर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं। पहले बात करते हैं लाला लाजपत राय की। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज पंजाब केसरी या शेरे पंजाब, लिटरली लायन ऑफ पंजाब। शेरे पंजाब बचे महाराजा रंजीत सिंह का भी टाइटल है, लेकिन लाला लाजपत राय को भी शेरे पंजाब बोला जाता है, लिटरली लायन ऑफ पंजाब। पंजाब केसरी ऑल्सो लिटरली मीन्स लायन ऑफ पंजाब, तो ऑल्सो नोन एज पंजाब केसरी और शेरे पंजाब। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स, अब ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यंग इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, आर्य समाज, इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया। सारी बुक्स तो हम याद रखेंगे ही, लेकिन इसमें से मैंने यंग इंडिया रेड कलर में अलग से क्यों रखी हुई है? यंग इंडिया महात्मा गांधी का न्यूज़पेपर भी था, तो आपको एग्जाम में आए कि यंग इंडिया अखबार किसका था, तो महात्मा गांधी का था। यंग इंडिया बुक किसने लिखी है? लाला लाजपत राय ने लिखी है। तो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान में रखना है। न्यूज़पेपर इनके द पंजाबी एक न्यूज़पेपर था, द पीपल एक इनका न्यूज़पेपर था। ये इनके 2 फेमस न्यूज़पेपर्स थे। इम्पॉर्टेंट रोल इन्होंने कांग्रेस के साथ ये किस तरह से एसोसिएटेड है, किन कांग्रेस सेशंस में इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। 1907 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि सूरत में हुआ था, जहां स्प्लिट इन दी कांग्रेस हुई थी। तो वहाँ हम डिटेल में इनके रोल को स्टडी करेंगे कि किस तरह से इनका नाम प्रपोज किया गया था, जिसकी वजह से डिफरेंसेस आ गए। 1920 स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस। यूजुअली हमने डिस्कस किया था कल की क्लास में कि कांग्रेस एनुअल सेशंस ऑर्गेनाइज करती थी, जो कि दिसंबर में होते थे। हर साल जब हम बोलते हैं कि 1905 सेशन, 1892 सेशन, 1907 सेशन, तो हम एनुअल सेशन की बात कर रहे हैं, जो कि प्लान्ड सेशन होता था कि दिसंबर में होगा। 1920 में एक स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज किया गया था सितंबर में। दिसंबर में भी हुआ है जो एनुअल नॉर्मल सेशन था, लेकिन एक स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज किया गया था सितंबर में। उसके प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय। यहाँ पर वो प्रेसिडेंट नहीं थे, यहाँ पर उनका नाम प्रपोज किया गया था, जिसके ऊपर काफ़ी पेंडेमोनियम सा क्रिएट हो गया था, डिफरेंसेस क्रिएट हो गए थे। यहाँ पर 1920 स्पेशल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड एट कलकत्ता, इसके प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय। इसी सेशन में नॉन कॉपरेशन, महात्मा गांधी की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का रेजोल्यूशन पास हुआ था। फिर हमें पता है कि लाला जी की डेथ कैसे हुई। साइमन कमीशन के अगेंस्ट ये डेमोन्स्ट्रेशंस को लीड कर रहे थे लाहौर में, पुलिस लाठीचार्ज में इन्होंने फेटल इंजरीज रिसीव की थी एंड अल्टीमेटली इनकी डेथ हो गई थी। तो साइमन कमीशन की प्रोटेस्ट के दौरान भी इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो ये 3 आप इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस ध्यान में रखेंगे, जो डायरेक्टली ही कांग्रेस के सेशंस के साथ एसोसिएटेड हैं। अदर देन द एक्टिविटी एसोसिएटेड विद इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये आर्य समाज के साथ एसोसिएटेड थे। आर्य समाज, इन्होंने बुक भी लिखी है। हिंदू महासभा के फाउंडिंग लीडर थे।
पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, ये फाउंडिंग लीडर्स थे हिंदू महासभा के 1913-14 के आसपास। एंड ही वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद पंजाब नेशनल बैंक इन इट्स फॉर्मेटिव स्टेज। जब पंजाब नेशनल बैंक की फॉर्मेशन हुई थी 1890s में, तो लाला लाजपत राय वॉज एसोसिएटेड विद पंजाब नेशनल बैंक एज वेल। तो ये आप इंफॉर्मेशन ध्यान में रखेंगे रिगार्डिंग लाला लाजपत राय। नेक्स्ट बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें प्यार से हम लोकमान्य भी बोलते हैं, लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक। इन्हें फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी बोला जाता है। ये इंडिया में जो एक्सट्रीमिज्म का राइज हुआ, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता है। तो ये काफ़ी सारे टाइटल्स हैं, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, लाला जी का भी डिस्कस किया, इनका भी हम डिस्कस कर रहे हैं। ये आप याद रखेंगे, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनके दो बहुत फेमस अखबार केसरी एंड मराठा। केसरी अखबार मराठी में था, मराठा अखबार इंग्लिश में था। अब ये मराठा ही लिखने का थोड़ा सा इंग्लिश सा वर्जन है, मराठा, तो मराठा ही है बेसिकली। ये काफ़ी बुक्स में आपको सिंपल नॉर्मल मराठा वाले स्पेलिंग भी नज़र आएंगे, लेकिन आपने याद रखना है ये मराठा इंग्लिश में था, केसरी मराठी में था। तो ये दो अखबार के आप नाम याद रखेंगे। बुक्स थी इनकी द आर्किटिक होम इन द वेदास। आर्यंस कहाँ से आए हैं, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक था एंशिएंट हिस्ट्री में। तो उस कंटेक्स्ट में बाल गंगाधर तिलक की थियरी है कि आर्यंस आर्कटिक सर्कल से इंडिया की तरफ माइग्रेट किए हैं। स्वामी दयानंद कहते थे कि तिब्बत से आए हैं, मैक्स मिलर ने कहा था कि सेंट्रल एशिया से आए हैं। तो डिफरेंट स्कॉलर्स अपना अपना ओपिनियन देते थे। तो बाल गंगाधर तिलक की थ्योरी के हिसाब से आर्यंस आर्कटिक सर्कल वाले रीजन से इंडिया की तरफ माइग्रेट करते हैं। फिर इनकी एक फेमस बुक है गीता रहस्य। ये 1907 सूरत सेशन के बाद इनके ऊपर केस चला था, इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, जेल भेज दिया गया था, 6 साल की सज़ा हुई थी। उस टाइम पे जेल में इन्होंने ये बुक लिखी थी गीता रहस्य। मंडले जेल में इन्हें भेज दिया था, बर्मा में। कांग्रेस के कौन से सेशंस के साथ ये एसोसिएटेड है? 1907 सेशन, जिसमें स्प्लिट ऑफ कांग्रेस हुई, इसके बारे में तो हम डिटेल में स्टडी करेंगे ही। 1916 सेशन ऑफ द कांग्रेस, जो कि लखनऊ में हुआ था। इस सेशन की खास बात यह है कि यहाँ कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ एक एग्रीमेंट साइन होता है, जिसे हम बोलते हैं लखनऊ पैक्ट। उसमें बाल गंगाधर तिलक ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। फिर 1916 में ही एक मूवमेंट स्टार्ट होती है, जिसे हम बोलते हैं होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए 2 होम रूल लीग्स क्रिएट की गई थी, एक बाल गंगाधर तिलक द्वारा, दूसरी एनी बेसेंट द्वारा। तो ये जब हम इस 1916 वाले पीरियड में पहुंचेंगे तो इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक की बहुत ही इनोवेटिव सी कंट्रीब्यूशन थी। इन्होंने हमारे कल्चरल फेस्टिवल्स का इस्तेमाल किया लोगों में नेशनलिज्म की भावना को जगाने के लिए। रिलीजियस फेस्टिवल्स का इस्तेमाल किया लोगों में नेशनलिज्म की लोगों को नेशनलिज्म का संदेश देने के लिए। इन्होंने शिवाजी एंड गणपति फेस्टिवल्स को रिवाइव किया। एंड इन फेस्टिवल्स की जो सेलिब्रेशंस, पब्लिक सेलिब्रेशंस वगैरह की जाएंगी, वहाँ पब्लिक लीडर्स आके स्पीचेस वगैरह देंगे। बाल गंगाधर तिलक खुद स्पीचेस वगैरह देते थे इन फेस्टिवल्स में आके, इनकी फेस्टिविटीज़ में आके लोगों में नेशनलिज्म की भावना भरते थे। तो इन फेस्टिवल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, रिलीजियस कल्चरल इडियम्स का इस्तेमाल किया जा सकता है टू इनकलकेट द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इनटू द पीपल। ये बाल गंगाधर तिलक की वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस थी। फिर वही चीज़ है ना, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे एक्सपेंडिंग द बेस ऑफ नेशनलिज्म। आम लोगों को किस तरह से हम अपने साथ जोड़ सकते हैं? पढ़े लिखे लोगों को तो मॉडरेट्स भी अपने साथ जोड़ रहे थे। आम लोगों को जो शायद इंग्लिश एजुकेटेड नहीं है, उन्हें किस तरह से हम इस नेशन बिल्डिंग के प्रोजेक्ट में अपने साथ जोड़ सकते हैं? तो तिलक का आइडिया था कि हम इन फेस्टिवल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अलॉन्ग विद बुक्स, राइटिंग, स्पीचेस एंड ऑल दोज थिंग्स. So other than Indian National Congress, he was associated with Deccan Education Society and Ferguson College in Pune. Pune में ये फेमस कॉलेज था, इसकी फाउंडेशन में he was associated. तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग बाल गंगाधर तिलक. अब हम बात करते हैं बिपिन चंद्र पाल एंड अरबिंदो घोष की. इनके बारे में, बिपिन चंद्र पाल के बारे में आप याद रखेंगे कि ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया.
ये दोनों ही जो बंगाल के लीडर्स थे, विपिन चंद्र पाल भी और अरबिंदो घोष भी, ये वन स्टेप अहेड ऑफ पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म थे। अभी तक हम बातें कर रहे हैं पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म की, कि लोगों को अपने साथ एसोसिएट करके सरकार के अगेंस्ट एजिटेट करना है, सरकार के अगेंस्ट कोई वायलेंट एक्ट लेना है, इसकी अभी तक हमने बात नहीं की। ये जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, इनकी चाहे इन्होंने खुद रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में ना इंडल्ज किया हो, लेकिन इनकी सिंपथी होती थी अगर कोई रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी भी कर देता है, अगर कोई वायलेंट एक्टिविटी भी कर देता है सरकार के अगेंस्ट। तो बिपिन चंद्र पाल को बोला जाता है फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया। इन्होंने पूरे इंडिया में टूर्स वगैरह किए, लेक्चर टूर्स लगाए, जो कि यूथ लीडर्स इन्हें सुनते थे, एंड इन्होंने रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ इनकलकेट किए हैं हमारे यूथ के अंदर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इसलिए इन्हें फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया बोला जाता है। इनके फेमस न्यूज़पेपर्स थे परिदर्शक एंड न्यू इंडिया, तो ये इन्फॉर्मेशन आप ध्यान में रखेंगे। इनसे भी ज़्यादा फायर ब्रांड लीडर थे अरबिंदो घोष। इनके फेमस न्यूज़पेपर्स थे वंदे मातरम, युगंतर, युगंतर अखबार। इनके ब्रदर थे बरेन घोष, बरेंद्र कुमार घोष एंड भूपेन दत्ता, उन्हें उनके द्वारा एडिट किया जाता था। संध्या अखबार, इट वॉज एडिटेड बाय बीबी उपाध्याय। इन्होंने ही बंगाल में एक रेवोल्यूशनरी सा ग्रुप क्रिएट कर दिया था जिसे हम बोलते हैं अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति एक सीक्रेट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसे प्रमोट कर रहे थे अरबिंदो घोष, नॉट डायरेक्टली एज अ मेंबर, बट इनके ब्रदर बरेंद्र कुमार घोष ही वॉज द मेंबर ऑफ द अनुशीलन समिति। एंड ये अनुशीलन समिति बंगाल में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कर रही थी, वायलेंट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कर रही थी। तो अरबिंदो घोष की आइडियोलॉजिकल सी सपोर्ट थी इनको, एंड अरबिंदो घोष के ऊपर केस भी चला है इस कंटेक्स्ट में। हालांकि अरबिंदो घोष को बाइज्जत बरी कर दिया गया था, लेकिन इनके ब्रदर को गिल्टी माना था एंड सज़ा हुई थी। अपार्ट फ्रॉम, जैसे मैं बात कर रहा था, अपार्ट फ्रॉम कांग्रेस प्रॉपर, ही वॉज एसोसिएटेड विद अनुशीलन समिति, द सीक्रेट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन इन बंगाल। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, ये अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस क्या था, इसके बारे में हम रेवोल्यूशनरीज वाले टॉपिक में डिटेल में स्टडी करेंगे। एक्चुअली एक बॉम्ब मेकिंग फैक्ट्री लगाई थी बरेंद्र कुमार घोष ने अपने फार्म हाउस में, मानिक टाला में उनका फार्म हाउस था, तो वहाँ उन्होंने एक बॉम्ब मेकिंग फैक्ट्री लगाई हुई थी। खुदीराम बोस, थोड़ा सा मैं आगे आपको आइडिया दे रहा हूँ, हाँ इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। खुदीराम बोस का शायद आप लोगों ने नाम सुना हो। उन्होंने प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट की बग्गी के ऊपर बम गिराने की कोशिश की। दैट वॉज अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। अब ब्रिटिश ने सोचा यार बम कहाँ से आया इनके पास, कहीं से तो बम आया होगा। तो मतलब जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो अल्टीमेटली डिस्कवर होता है कि बरेंद्र कुमार घोष के फार्म हाउस में मानिक टाला में एक बॉम्ब मेकिंग फैक्ट्री चल रही थी, तो उसके साथ ये एसोसिएटेड थे दोनों भाई, अरबिंदो घोष एंड बरेंद्र कुमार घोष। टूवर्ड्स हिज लेटर लाइफ, इनके ऊपर जब केस चला था, केस में इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया था। ही वॉज नॉट हेल्ड गिल्टी, कोई चार्जेस प्रूव ही नहीं हो पाए थे। तो उसके बाद इन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ दी थी एंड ही डिवोटेड हिज एनर्जीज टूवर्ड्स स्पिरिचुअल परस्यूट्स। ये पौंडीचेरी में इन्होंने ब्रिटिश इंडिया ही छोड़ दिया, फ्रेंच टेरिटरी पौंडीचेरी में जाके ये सेटल हो जाते हैं एंड वहाँ पर अपना आश्रम इस्टेब्लिश करते हैं अलॉन्ग विद फ्रेंच लेडी, जिन्हें हम रिस्पेक्टफुली द मदर बोलते हैं। फ्रेंच लेडी का नाम था मीरा अल्फासा, इन्हें हम रिस्पेक्टफुली द मदर के नाम से जानते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अरबिंदो घोष ने औरोविले मतलब आश्रम इस्टेब्लिश किया पौंडीचेरी में, अपना अरबिंदो आश्रम स्टार्ट किया अलॉन्ग विद फ्रेंच लेडी मीरा अल्फासा। इंटीग्रल योगा की ये टीचिंग्स वगैरह देते थे अपने आश्रम में। इनकी बुक्स थी लाइफ डिवाइन, सिंथेसिस ऑफ योग एंड सावित्री। ये सम ऑफ द फेमस बुक्स ऑफ अरबिंदो घोष हैं, लाइफ डिवाइन, सिंथेसिस ऑफ योग एंड सावित्री। इसके अलावा ये तो चार मेन लीडर्स हो गए, तीन हमारे मेन रीजन्स में, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड अरबिंदो घोष। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स के हम नाम याद रखेंगे। अजीत सिंह इन पंजाब, ये सरदार भगत सिंह के चाचा जी थे। तो ही वॉज अ
extremist leaders and he was also involved in some of the revolutionary activities. तो मैंने आपको बताया कि ये जो extremist leaders, सारे ही extremist leaders हैं, they were quite sympathetic even towards the use of violence, कि violence का इस्तेमाल किया जा सकता है to inculcate a fear in the minds of British officials, ताकि उन्हें मजबूर किया जा सके in leaving India, चाहे उन्होंने खुद revolutionary activity की है या नहीं की है. But they always were sympathetic towards the revolutionary activities. Ajit Singh in Punjab, Chidambaram Pillai in Madras and Sayyid Haider Raza in Delhi. इन लीडर्स के भी आप नाम याद रखेंगे. तो इसके साथ हमारे इम्पोर्टेंट लीडर्स ख़त्म होते हैं जो एक्सट्रीमिज़म के साथ एसोसिएटेड थे इन दिस फेज ऑफ कांग्रेस. नेक्स्ट हम मूव करते हैं चेंज डिमांड्स एंड मेथड्स के ऊपर. किस तरह से डिमांड्स चेंज होती हैं, किस तरह से क्या नए मेथड्स अडॉप्ट करते हैं कांग्रेस पॉलिटिक्स. पहले कांग्रेस पॉलिटिशियंस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पहले तो चेंज ऑब्जेक्टिव्स एंड डिमांड्स की अगर बात करें, यहाँ पर अब ऑब्जेक्टिव चेंज होता है. जैसे मैं पहले डिस्कस कर रहा था, मॉडरेट्स का ऑब्जेक्टिव था कि नेशनलिज्म की फीलिंग राइज करनी एंड उनकी डिमांड्स थी रिफॉर्म्स करना एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में. यहाँ पर अब ये कहते हैं हम मासेस को इन्वॉल्व करेंगे इन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग स्वराज. जो सबसे फंडामेंटल चेंज इंट्रोड्यूस करते हैं एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिशियंस, वो कहते हैं कि अब हमें रिफॉर्म्स डिमांड करने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें स्वराज चाहिए. जैसे तिलक का मैंने आपको फेमस स्टेटमेंट बताया, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. स्वराज, अपना राज, सेल्फ रूल, ये चाहिए हमें. एंड इसके लिए हम भीख नहीं मांगेंगे, पॉलिटिक्स ऑफ मेंडिगेंसी में इंडल्ज नहीं करेंगे, हमारे मेथड्स में भी चेंज आएगा. डिमांड में तो ये चेंज आया ही आया है, ऑब्जेक्टिव एंड डिमांड में तो ये चेंज आया ही है कि अब हम कोई रिफॉर्म्स नहीं डिमांड कर रहे हैं, अब हम सेल्फ रूल, ऑटोनॉमी डिमांड कर रहे हैं, या जिसे लाइक उस टाइम पे बेटर वर्ड्स में बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस. एक्चुअली ब्रिटिश एम्पायर इस टाइम पे क्या कर रहा था ग्लोबली. जैसे आपको आज भी शायद पता होगा कि कनाडा के ऊपर लाइक दी क्वीन एलिजाबेथ, शी इज़ ऑल्सो दी मोनार्क ऑफ कनाडा. कनाडा इज़ अ फुली इंडिपेंडेंट कंट्री, लेकिन रिस्पेक्टफुली किसी ज़माने में अंग्रेज़ों का कंट्रोल था कनाडा के ऊपर, तो आज भी जो ब्रिटिश क्वीन है शी इज़ द सॉवरन ओवर कनाडा ऑल्सो. सेम इज़ ट्रू अबाउट ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड एज वेल. ये जो प्रोसेस है ये स्टार्ट होता है इसी टाइम के अराउंड 1900s जब स्टार्ट हुए थे, टर्न ऑफ द सेंचुरी के अराउंड इन्होंने इस चीज़ को क्रिस्टलाइज करना स्टार्ट किया है कि पहले कनाडा भी तो ब्रिटिश कॉलोनी थी, साउथ अफ्रीका भी तो ब्रिटिश कॉलोनी थी, ऑस्ट्रेलिया भी तो ब्रिटिश कॉलोनी थी, न्यूजीलैंड भी तो ब्रिटिश कॉलोनी थी. वहाँ के लोगों ने रिफॉर्म्स स्टार्ट किए, डिमांड करने स्टार्ट किए, जैसे यूएसए ने स्टार्ट किए थे. एक दिन क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने जब इन्हें रिफॉर्म्स करने के लिए मना कर दिया, तो यूएसए के लोग, उस ज़माने की ब्रिटिश अमेरिकन कॉलोनीज़ के लोग अपनी सरकार के अगेंस्ट रिबेलियन में खड़े हो उठते हैं एंड एक वॉयलेंट रेवोल्यूशन के बाद अमेरिका को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं. अब ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती थी कि यही चीज़ हमारी बाकी कॉलोनीज़ के साथ भी हो, तो उन्होंने खुद से ही कुछ रिफॉर्म्स देने स्टार्ट कर दिए थे एज एंड व्हेन कॉलोनीज उन रिफॉर्म्स को डिमांड करती थी. तो उन्होंने कनाडा को रिफॉर्म्स देने स्टार्ट किए, उन्होंने साउथ अफ्रीका को रिफॉर्म्स दिए, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को रिफॉर्म्स दिए, उन्होंने न्यूजीलैंड को रिफॉर्म्स दिए. एंड एक जो कॉन्सेप्ट पॉपुलराइज हो रहा था उस टाइम पे वो था सेल्फ रूल का या डोमिनियन स्टेटस का, कि रूल तो तुम्हारे ऊपर ब्रिटिश सरकार ही कर रही है लीगली स्पीकिंग, फॉरेन अफेयर्स तुम्हारे ब्रिटिश सरकार कंट्रोल करेगी, डिफेंस या फिर ये जो अगर सिक्योरिटी वाली जो नीड्स हैं वो ब्रिटिश सरकार देखेगी, लेकिन इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में तुम फ्री हो, तुम कंप्लीटली ऑटोनॉमस हो, तुम जैसा मर्जी चाहे रूल कर सकते हो एज फार एज योर इंटरनल अफेयर्स आर कंसर्न्ड. सेल्फ रूल, ऑटोनॉमी. तो अब हमारे लीडर्स कहते हैं कि तुमने बाकी सब जगह पे भी तो ऑटोनॉमी दे ही रहे हो, तुम कहीं थोड़ी सी कम कहीं थोड़ी सी ज़्यादा, हम भी अपने लिए यही सेल्फ रूल डिमांड करते हैं, यही ऑटोनॉमी डिमांड करते हैं कि आपने लीगली तुमने अपना कंट्रोल बना के रखना है, बनाए रखो, फॉरेन पॉलिसी कंट्रोल करनी है, डिफेंस कंट्रोल करना है, करे रखो, लेकिन इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन हम अपने तरीके से चलाएंगे, हमें सेल्फ रूल चाहिए, हमें स्वराज चाहिए.
एंड आई शैल हैव इट, मैं लेके रहूँगा, भीख नहीं मांगूंगा इसकी। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग स्वराज, डेवलप सेल्फ रिलायंस, वही आत्मनिर्भर भारत बनाना है हमें। ये आइडिया पहली बार आया था एक्सट्रीमिज़म वाले दौर में। रविंद्रनाथ टैगोर की राइटिंग से ये झलकता है, स्वामी विवेकानंद की राइटिंग से ये आइडिया झलकता था कि हमने अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाना है, आत्मशक्ति की, ताकि मतलब ग्रोथ हो बाय डेवलपिंग स्वदेशी इंडस्ट्रीज, स्कूल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब किस तरह से ये आत्मनिर्भर भारत बनेगा, किस तरह से आत्म उन्नति होगी, किस तरह से आत्मशक्ति की डेवलपमेंट होगी। कहते हैं कि पहले तो ये जो इंटेलेक्चुअल स्लेवरी है इसे हमने छोड़ना पड़ेगा। ये जो वेस्टर्न एजुकेशन है, अपने स्कूलों में जो हमें ये पढ़ा रहे हैं, इससे हमारी मेंटल एनस्लेवमेंट हुई है। तो इन सब चीज़ों को हम छोड़ते हैं, हम अपने स्कूल्स, अपने कॉलेजेस इस्टेब्लिश करते हैं, फिर हम इनका फॉरेन मेड क्लोथ कंज्यूम करते हैं, फॉरेन मेड गुड्स कंज्यूम करते हैं। हम अपनी स्वदेशी इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश करेंगे, स्वदेशी कपड़े का इस्तेमाल करेंगे, स्वदेशी गुड्स का इस्तेमाल करेंगे, फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट करेंगे। तो स्वदेशी बॉयकॉट, दो इम्पॉर्टेंट टूल्स, दो इम्पॉर्टेंट मेथड्स का राइज होता है विद द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म। डिमांड में तो जैसे हमने डिटेल डिस्कशन की ही है। इनका आइडिया क्या था कि अब हमें कोई रिफॉर्म नहीं चाहिए, अब हमें स्वराज चाहिए, अब हमें सेल्फ रूल चाहिए। मेथड्स में क्या चेंज आया, जैसा हमने डिस्कस किया, हम स्वदेशी एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करेंगे, स्वदेशी इंडस्ट्री, स्वदेशी कपड़े, खादी, होममेड गुड्स का, इंडिया मेड गुड्स का हम इस्तेमाल करेंगे, स्वदेशी एजुकेशन, ताकि ये जो इंटेलेक्चुअल स्लेवरी है इसे काउंटर किया जा सके। बॉयकॉट करेंगे हम फॉरेन क्लोथ्स का, वही चीज़ें जो जिनके हम स्वदेशी ऑल्टरनेटिव्स बनाएंगे, उनके फॉरेन ऑल्टरनेटिव्स को हम बॉयकॉट करेंगे। फॉरेन क्लोथ्स को हम बॉयकॉट करेंगे, फॉरेन इंडस्ट्रियल गुड्स को हम बॉयकॉट करेंगे, फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को हम बॉयकॉट करेंगे, अपने बच्चों को लाइक इंडियन स्कूल, स्वदेशी स्कूल्स में भेजेंगे। दैट वाज द आइडिया विद विच रविंद्रनाथ टैगोर ने फॉर एन एग्जांपल शांति निकेतन की फाउंडेशन रखी थी कि इंडियन ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, स्वदेशी ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, अपने कल्चर से इंस्पायर्ड उनकी, हमारे बच्चों की एजुकेशन होनी चाहिए। तो बॉयकॉट एंड स्वदेशी, ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड्स इवॉल्व होते हैं ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ पॉलिटिक्स। फिर द आइडिया ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। ये पैसिव रेजिस्टेंस क्या है? महात्मा गांधी के साथ भी पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएट की जाती है। उनके जो मेथड्स थे उन्हें हम पैसिव रेजिस्टेंस के मेथड्स ही बोलते हैं। रेजिस्टेंस एक्टिव हो सकती है, पैसिव हो सकती है। एक्टिव जब आप एक्चुअली किसी को अपोज कर रहे हो कि उन्होंने कुछ किया, तुमने एक्चुअली जाके उसे अपोज किया, जैसे वॉलेंट मीन्स का इस्तेमाल किया, उनकी प्रॉपर्टी तोड़ दिया, कुछ कर दिया, मतलब तुमने रिटेलिएट किया है इन द रियल सेंस, या तुमने एक्चुअल वायलेंस ही करने, आर्म्ड स्ट्रगल कर दी, आर्म्ड रिवोल्ट कर दी, दैट इज एक्टिव रेजिस्टेंस। तुम एक्चुअली रेजिस्ट कर रहे हो। पैसिव रेजिस्टेंस इज कि तुम एज सच जाके कुछ खराब नहीं कर रहे, तुम डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, तुम वायलेंट मीन्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन तुम सरकार को अपोज कर रहे हो, डेमोन्स्ट्रेशंस करके, हड़ताल्स करके, स्ट्राइक्स करके, चक्का जाम कर दिया रेलवेज का। ये जो टूल्स हैं, जैसे महात्मा गांधी ने हमें टूल दिया नॉन कोऑपरेशन का, हम कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं सरकार के साथ। गांधी जी का आइडिया था कि सरकार हमारे ऊपर कंट्रोल कैसे जमा के बैठी हुई है, क्योंकि हम सरकार के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। ये पुलिस में कौन है? सारे लंदन से थोड़ी लोग आए हैं, हमारे लोग पुलिस में भर्ती हैं। आर्मी में कौन है? हमारे लोग आर्मी में भर्ती हैं। इनके कोर्ट्स कौन चला रहा है? हमारे एडवोकेट्स वहाँ जाके प्लीड करते हैं। तो अगर हम सरकार के साथ कोऑपरेट ही ना करें तो सरकार हमें कंट्रोल कैसे करेगी? तो ये है पैसिव रेजिस्टेंस। या सरकार ने कोई लॉ बना दिया, हमने लॉ वायलेट कर दिया। गांधी जी का आइडिया था सिविल डिसोबीडियंस का, कि लॉ बना दिया, हमने ओपनली सिविल मैनर में मास लेवल पे उस लॉ को अपोज कर दिया। सरकार बोल रही है कोई सॉल्ट नहीं मैन्युफैक्चर करेगा, हमने सॉल्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। अब सरकार क्या करेगी? सरकार अरेस्ट करेगी, कर लो, जेल भरो। तो ये पैसिव तरीके होते हैं अथॉरिटी को रेजिस्ट करने के। तो पैसिव रेजिस्टेंस का आइडिया यहाँ पर आया। पब्लिक मीटिंग्स की जाएंगी, प्रोसेशंस, डेमोन्स्ट्रेशंस किए जाएंगे, इनोवेटिव यूज़ ऑफ फेस्टिवल्स एंड मेलास किया जाएगा। यहाँ पर हमने किया था रोल ऑफ तिलक, जिन्होंने शिवाजी एंड गणपति फेस्टिवल्स को रिवाइव किया।
कल्चरल रिवाइवल के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। इस टाइम पे जो सॉन्ग्स लिखे गए, पेट्रियोटिक नेशनलिस्ट लिटरेचर लिखी जाती है ताकि लोगों में ये फीलिंग को इंस्टिल किया जा सके। सॉन्ग्स, पोएम्स, पेंटिंग्स, मैंने रविंद्रनाथ टैगोर के ब्रदर की बात की, रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने पेंटिंग्स की रिवाइवल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद अमर सोनार बंगला लिखा इस टाइम पे, जो कि आज की डेट में बांग्लादेश की नेशनल एंथम है। जनगण मन के लिए तो ऑफ कोर्स वो जाने जाते ही हैं। इंडिया की नेशनल एंथम इज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश की नेशनल एंथम है, अमर सोनार बंगला, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी टाइम पे कंपोज की थी। बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ, वंदे मातरम वाली जो इमेजरी थी, भारत माता वाली जो इमेजरी थी कि हम लाइक अपनी मदरलैंड को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सारे जो आइडियाज़ हैं ये एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स वाले फेज में ही हमारे सामने आए हैं। तो इसके साथ हमारे ये जो पहले 2 टॉपिक्स हैं ये कंप्लीट होते हैं, इम्पोर्टेंट लीडर्स एंड चेंज्ड डिमांड्स एंड मेथड्स ड्यूरिंग द एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इससे अगला जो नेक्स्ट पोर्शन है, पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो ये मैं ना नेक्स्ट क्लास में इससे हम स्टार्ट करेंगे। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास इसे मतलब बड़ा टॉपिक स्टार्ट करने का पॉइंट नहीं होता, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे एंड विल कवर द रिमेनिंग पोर्शन रिलेटेड टू द एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो आई होप जो आज की क्लास थी जिसमें हमने फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज़म देखे, इंपॉर्टेंट कांग्रेस लीडर्स के बारे में देखा इस फेज़ में, एंड क्या चेंज्ड डिमांड्स एंड मेथड्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थी उसके बारे में स्टडी किया। ये वाली क्लास आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दिस वीडियो जिसमें हम पार्टीशन ऑफ बंगाल कवर करेंगे, गवर्नमेंट रिस्पॉन्स एज वेल एज द फर्स्ट फेज ऑफ द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ देखेंगे। सो दैट इज़ ऑल एज फार एज टुडेज क्लास वाज कंसर्न्ड। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।